आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जो हिंदी साहित्य में जिन्हें सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 1969 यानी 1969 में चिदम्बरा के लिए। तो इनके बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय हमने अपनी पूर्व कक्षा में पढ़ा। हमने पाठ प्रवेश जाना कि इस कविता के माध्यम से लेखक हमारे साथ क्या बात साझा करना चाहते हैं, किस बारे में हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं, किस बारे में हमें बताने वाले हैं। तो जैसे आप जानते हैं, पर्वत प्रदेश में पावस यानी प्रकृति प्रेमी इन्हें माना जाता है। प्रकृति से इनको अच्छा लगाव था और प्रकृति के द्वारा इन्होंने मानवीकरण अलंकार के द्वारा कई सारी रचनाएं की। इनकी एक ही रचनाएं नहीं, बाकी सभी रचनाओं में भी ऐसी अनुभूति होती है कि प्रकृति के द्वारा इनका प्रकृति के प्रति इनका काफ़ी लगाव है। इनका जन्म हमने देखा 20 मई 1900 में हुआ था। मृत्यु 28 दिसंबर 1977 अल्मोड़ा कोशानी में इनका जन्म हुआ है। ये काफ़ी प्रकृति से प्रभावित थे, मार्क्स और गांधी से भी प्रभावित थे और पहले छायावाद और बाद में अरविंद दर्शन से इनका जीवन प्रभावित था। इन्होंने मेनली हमें अभी पर्वत प्रदेश के बारे में बताने का इस कविता के माध्यम से हमें बताया कि कैसा वहाँ पर दृश्य होता है, कैसी मनोहर छटा होती है, कैसा दृश्य होता है। तो जैसे पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश मतलब पहाड़ी क्षेत्र आप मान सकते हैं, और पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु। तो जैसे कि ये वर्षा ऋतु, देखो बारिश हो रही है, अभी की बारे में वो बात कर रहे हैं। इसी ऋतु के बारे में डिस्कस किया गया है कि जब बारिश का मौसम होता है उस समय जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो दृश्य होता है, वहाँ की जो प्राकृतिक छटा होती है वे कैसी होती है, वहाँ का दृश्य कैसे होता है। तो अलग अलग दृश्य के बारे में उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, उसी को आज हम जानेंगे। तो जैसे पहले ये दो लाइन आप देखिएगा, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। तो शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करिए। पावस ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। पल पल मतलब हर क्षण, इन एक एक क्षण में, एक एक पल में क्या है। परिवर्तित मतलब बदलना या परिवर्तन। प्रकृति वेश, प्रकृति मतलब जो हमारा आपस चारों ओर का वातावरण है, पर्यावरण है ना, ये प्रकृति है ना। वहाँ का जो दृश्य होता है वो क्या कर रहा है, वेश मतलब प्रकृति रूप क्या होता है, पल पल में बदल जाता है। समझ रहे हो बात कि जो प्राकृतिक, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जो प्रकृति होती है यानी आसपास का जो प्राकृतिक दृश्य होता है वो क्या होता है, हर क्षण में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कैसे चेंज होता है, ये चीज़ आप समझिए। इस कविता के माध्यम से लेखक हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं कि तभी बारिश, तभी अचानक बादल आ जाएंगे, तभी अचानक धूप आ जाएगी, तभी मौसम एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। ये देखो तभी कोहरा आ गया, पूरी तरह से कोहरा छा जाता है ना। तभी देखो एकदम आसमान साफ और वाइट बादल और अच्छा सा साफ दृश्य आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब हर पल एक एक क्षण में क्या है, वहाँ चेंज आता है वहाँ के वातावरण में। तभी देखो कोहरा आ गया, तभी बादल आ गए, तभी एकदम साफ दृश्य हो गया, साफ आसमान, नीला आसमान आपको दिखाई देने लगा। और दृश्यों के बारे में बात हो रही है। मेखला आकार पर्वत अपार, मेखला आकार करधनी आकार एक आभूषण होता है। पर्वत अपार मतलब विशाल, अपने सहस्त्र मतलब हजारों, दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, ठीक है। तो समझिए आप इस चीज को, इसके शाब्दिक अर्थों को हम समझने का कोशिश करेंगे। मेखला आकार का मतलब यहां पर हो जाएगा, मेखला आकार का मतलब होता है करधनी के आकार का एक आभूषण होता है। जैसे कि मैंने कहा जो हमारी महिलाएं पहनती हैं, देखो ये यहाँ पर देखो ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, आड़ी टेढ़ी जो श्रृंखलाएं होती हैं, इसलिए इसे करधनी यानी गोलाकार और टेढ़ी मेढ़ी। देखो ये पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिख रही होंगी टेढ़ी मेढ़ी, और नीचे देखो नदी और तालाब आपको दिख रहा होगा, और बड़ा विशाल पर्वत श्रेणियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे साथ। सहस्त्र मतलब हजारों, दीर्घ मतलब आंखें, और दीर्घ सुमन मतलब पुष्प रूपी आंखें। क्योंकि भाई इस समय क्या होता है, पर्वत पर बहुत अनेकों फूल खिले होते हैं, असंख्य फूल, जैसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, असंख्य फूल खिले जाते हैं। और जैसे जो पर्वत चोटी है ऊपर से क्या है, निहार रही है, कहाँ, नीचे तालाब में, अपने निहार मतलब देख रही है, नीचे तालाब में अपने आकार को देख रही है, निहार रही है। देखो ये पर्वत नीचे आपको दिख रहे हैं, ये पेड़ आपको नीचे दिख रहे हैं। तो मेखला आकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाआकार। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने महाआकार को क्या कर रहे हैं, नीचे
देख रहे हैं। समझ रहे हो बात? जिसके चरणों में पल रहा है। अब ये जो तालाब है, ऊपर देखो आप, विशाल पर्वत आपको दिख रहा है, और नीचे क्या है, ये तालाब है। उसी पर्वत के नीचे, जो पर्वत चोटी है उसके नीचे क्या है, एक तालाब है, जिसमें वो क्या कर रहा है, नीचे चरणों में यानी उसके पैरों में पल रहा है, मतलब पोषित हो रहा है, क्योंकि भाई ऊपर से जो बर्फ है, जो पेड़ पौधे, उन्हीं के जल से यहाँ पर ये जल इकट्ठा हो रहा है ना। ताल मतलब तालाब, दर्पण सा मतलब जो तालाब है वो किसका काम कर रहा है, आईने का काम कर रहा है, फैल रहा है। विशाल तालाब, उस विशाल पर्वत के नीचे एक विशाल क्या है, तालाब है, जिसमें मानो ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्रतिबिंब को नीचे देख रहा है। समझ रहे हो आप बात? तो नीचे अपने महाआकार को देख रहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो मेखलाकार पर्वत यानी पर्वत श्रेणी के बारे में लेखक हमारे साथ बात करते हैं, और क्या कहते हैं कि जो वर्षा का समय होता है, उस समय वर्षा ऋतु का समय में पर्वत जो क्षेत्र होता है, ऐसे समय में प्रकृति क्या करती है, हर पल में अपने रूप को बदल देती है, अपने वेशभूषा को बदल रही है। ठीक जो हम बात कर रहे हैं करधनी आकार, मेखला आकार यानी करधनी, एक आभूषण के रूप में पर्वत विशाल दूर दूर तक फैला हुआ है। अपार मतलब विशाल, दूर दूर तक फैला हुआ है एक बड़ा सा पर्वत, जो हमने अभी देखा चित्र के माध्यम से। और उसमें क्या हो रहा है, उस पर्वत पर खिले हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है, जो पर्वत पर जो फूल खिले हुए असंख्य, ठीक है, मानो वे पर्वत की आंखें हों, और वो पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने क्या कर रहा है, विशाल शरीर का प्रतिबिंब देख रहा है। क्योंकि बारिश के कारण वहां इतना जल भर जाता है कि कीचड़ नहीं, बोला स्वच्छ और साफ हो जाता है, जिससे वो क्या करता है, ऐसा लगता है कि वो आईने का काम कर रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब देख रहा है। वास्तव में उसी पर्वत के पास में एक क्या होता है, विशाल तालाब होता है, जिसका जल बहुत इतना स्वच्छ हो जाता है, इतना पारदर्शी हो जाता है कि उसमें पर्वत अपने प्रतिबिंब यानी आईने के समान दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, नीचे क्या कर रहा है, वो अपने तालाब ही, देखो ये नीचे पर्वत को दिख रहा है, देखो ये पर्वत दिख रहा है साफ ज्वल, और ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, वो अपने आकार को देख रहा है। ये देखो ये पेड़ पौधे ये सब नीचे दिख रहे हैं ना, उसका विशाल आकार आपको दिख रहा है ना, तो ऐसे ही लगता है कि वो जो पर्वत है वो अपने आप को देख रहा है। इसके बाद देखते हैं हम अगला, ठीक है, क्या कहते हैं, गिर का गौरव, गिर मतलब पर्वत, गौरव मतलब महिमा या बड़ाई, गाकर मतलब गीत गाकर, झरझर है ना, गीत गाकर उसकी जो आवाज आ रही है, जो पानी गिरेगा तो उससे आवाज आएगी झरझर की, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो ये झरने हैं ये पर्वत की महिमा को गा रहे हैं। मद में, मद मतलब जानते हो मस्ती में, नस नस मतलब आपके एक एक जो अंग है, ठीक है, एक एक जो अंग है नस नस में यानी एक एक रग रग में उत्तेजित कर रहा है, यानी आप में क्या कर रहा है, एक नया जोश, एक नया उमंग भर रहा है। ठीक है, मोती की लड़ियों से सुंदर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर से मतलब यहां पर है कि देखो ऊंचे ऊंचे झरने से जब वो पानी की बूंदें गिरती है ना, तो नीचे आते हैं वहां से, तो वो धारा होती है, लेकिन वो इतनी ऊंची होती है कि वो बूंदों के रूप में टपकती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने घर को सजाते हैं तो वहां लड़ियां लगाते हैं, तो वो लड़ियों से प्रतीत होता है ना। तो कह रहे हैं मोतियों की लड़ियों से सुन, लड़ियों मतलब श्रृंखला, ऐसा लगता है कि वो लड़ियां इतनी सुंदर, वो पानी की बूंदें इतनी सुंदर लगती हैं कि वो लड़ियों के समान जैसे लगती हैं, मोती जैसे उसमें चमक होती है। झरते से झाग, झरते मतलब गिरते, झड़ते झड़ना, गिरते हुए, झाग मतलब फेन, कि भाई ऊंचे से जब गिरते हैं नीचे, तो नीचे जब गिरते हैं तो एक झाग सा बनता है ना, पानी का झाग आपने देखा होगा, जब झरना या घर में नल आपने खोला होगा, नीचे से बाल्टी लगाई है, तो जब देखोगे तो नीचे क्या बनता है, एक जाग सा बनता है, झाग सा बनता है, जिसे फेन कहते हैं। निर्झर यानी झरना, उर मतलब हृदय है ना, निर्झर यानी जो झरना जब नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है मानो जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो लड़ियों के समान वो नीचे झर रहा है। देखो ये झरने ये बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, लड़ियों के समान ये जैसे प्रतीत आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो सारे सैलानी उन्हें देख रहे होते हैं, और जब हम इनके पास जाते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह हमारे अंदर आ जाता है। बड़ा प्रकृति सौंदर्य की बात कर रहे हैं। अब देखो ये पेड़ दिख रहे हैं, गिरिवर के उर, गिरिवर के उर, गिरिवर मतलब पर्वत, और उर मतलब उसके, उर मतलब क्या हो जाएगा, उर मतलब हो जाएगा हृदय, उर मतलब हृदय। ठीक है, तो उठ उठ कर मतलब उठ रहे हैं, कर मतलब उठ उठ कर, उनके हृदय में कुछ बातें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि जो गिरिवर है, जो पर्वत है, देखो ऊपर ये पर्वत दिख रहा है, ऊपर बिल्कुल आसमान से टच कर रहा है,
तो जो गिरिवर है हमारे यहाँ पर, गिरिवर तो गिरिवर यानी जो पर्वत है वो क्या कर रहा है, उर से उठ उठकर उनके हृदय में कुछ बातें आ रही हैं। उर मतलब हृदय, है ना, क्या आ रही हैं, उच्च आकांक्षा, उच्च मतलब बड़ी, आकांक्षा मतलब इच्छा या कामना, ऊंचे उठने की। जो पर्वत है वो और ऊंचा उठना चाहता है, ऐसा लगता है मानो कि वो पर्वत आकाश को छूना चाहता है, ठीक है। ऊंची से तरवर है, तरवर मतलब वृक्ष, ये वृक्ष देख रहे हैं, ये भी बहुत विशाल वृक्ष है और ये भी आसमान से क्या करना चाह रहे हैं, झांक रहे हैं, ये आसमान की ओर देख रहे हैं। नीरव, नभ मतलब शांत, नभ मतलब आकाश पर, अमिश मतलब एकटक, बिना पलक झपकाए, ठीक है, देख रहे हैं। अटल मतलब जो इधर उधर नहीं है, एक पल के लिए भी वो क्या नहीं कर रहे हैं, इधर उधर नहीं, अपनी नजरें दौड़ा रहे हैं, बिल्कुल एक नजर से ऊपर देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए निहार रहे हैं। कुछ चिंता पर, कुछ चिंता पर मतलब चिंतित, यानी चिंता में मग्न, ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कुछ चिंता है, कुछ बात चल रही है और वो सोच रहे हैं और आकाश से बात करना चाहते हैं या आकाश के बारे में जानना चाहते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो इस तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है। गिरिवर मतलब पर्वत, उर मतलब हृदय, ठीक है। उच्च आकांक्षा यानी उच्च इच्छाएं, समझ रहे हो बात। तरवर मतलब वृक्ष, नीरव मतलब शांत, एकटक मतलब बिना पलक झपकाए, यहां पर आप देख सकते हैं एक, बिल्कुल कहते हैं ना बिना पलक झपकाए, जब हम किसी चीज को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो मानो ऐसा लगता है कि ये कुछ क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किससे, आसमान से बात करना चाह रहे हैं, ऐसा लेखक कहता है। क्या कहता है लेखक, कवि कहते हैं कि पर्वत पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज को सुनकर ऐसा मानो, ऐसा लगता है हमें कि पर्वत का गुणगान कर रहे हैं, यानी पर्वत के गीत गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उसकी महिमा यानी बड़ाई कर रहे हैं। उनकी आवाज को सुनकर, और जब वो झरना गिरता है और उसकी जो झरझर की आवाज़ है उसे सुनकर हमारी जो नस नस है, यानी रग रग हैं, एक एक पल्स हैं, उसमें क्या होता है, जोश भर जाता है। यानी हम कितने भी थके आ रहे हैं, लेकिन जब हम प्रकृति यानी मैरिन ड्राइव पर जाते हैं, जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह आ जाता है, भर जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने जब झड़ते हैं यानी नीचे गिरते हैं, क्योंकि वो ऊपर ऑलरेडी एक झरने से गिरते हैं तो झाग होते हैं, फिर जब वो दूसरे झरने से नीचे गिरते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो वो लड़ियां हैं, है ना, मोती हैं, वो मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी झाग होता है वो, और वो भी कहीं ऊपर से नीचे गिरता है तो बहुत ही सुंदर हमें लगता है। पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं, दिख रहे हैं आपको, ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं, वो उनके मन में क्या है, उन वृक्षों के मन में क्या है, कुछ ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं, उनकी कुछ इच्छा है उन पेड़ों की। वे शांत आकाश को, जो शांत आकाश है, स्वच्छ आकाश होता है जब, जैसे अभी आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ आकाश है, तो बिना पलक झपकाए, अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए, बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले, अटल मतलब एक जगह स्थिर रहकर वो क्या कर रहे हैं, आसमान की ओर देख रहे हैं बिना पलक झपकाए। ऐसा लगता है कि वो क्या है, चिंता में डूबे हुए हैं, झांक रहे हैं, देखना चाहते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है, जब ये इस तरीके से स्थिर खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कर दिया, पेड़ तो देख नहीं रहा, लेकिन उसे मानव के जैसे, जब हम एक जगह पे खड़े हैं, पेड़ एक जगह पे खड़ा रहेगा तो अटल, और ऊपर ही उसकी, भाई ऊपर ही रहेगा वो तो, है ना, ऊपर ही देख रहा है। तो क्या है, इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे वे आकाश के कुछ रहस्यों को जानना चाहते हैं, यानी आकाश से कुछ बात करना चाहते हैं, ऐसा लगता है इन्हें देखकर। समझ रहे हो बात? तो ये कुछ कहना चाहते हैं, आकाश को, आकाश से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, अटल शांति से वो उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक टकल बिना कुछ पलक झपकाए, जो कुछ जैसे हम किसी चीज को निहार रहे होते हैं, ऐसी पेड़ भी आसमान को देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसके शेष भाग का दिन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। अगर इससे संबंधित कोई डाउट आपका रह जाता है तो अपनी ऑनलाइन क्लास में अपने कक्षा अध्यापक महोदय से उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे ये देखो, एक टक करके ऊपर देख रहे हैं, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात आपको? ये देखो, ये जैसे ऊपर देख रहे हैं, ऐसे ये एक टक बिना पलक झपकाए शांत मन से ऐसे आकाश की ओर ये पेड़ देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।